सो कल की क्लास में हमने किया था व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था कि मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में थे, ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में, इसी तरह से दो और रेजिस्टेंसेस सीरीज में थे, सीरीज में थे और एक दूसरे के पैरेलल। और ये वाला सिस्टम इस वाले सिस्टम के एक दूसरे के पैरेलल था। इसको मैंने बोला दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस वाज R3 एंड दिस इज R4। तो इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये बैलेंस हो जाए, बैलेंस होने का मतलब क्या है, इफ R1 रेशो R2 R2 becomes R3 equal to अपॉन R3 रेशो R4, तो हम बोलते हैं इस केस में ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट Q becomes at the same potential. That means इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा अगर हम किसी तार को जोड़ भी देंगे तो। यस तो अगर मैं यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा दूं, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो तुम्हारा करंट में, जो तुम्हारा वायर में करंट मेजर करता है। तो अगर मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो ये मेरा गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करेगा, बिकॉज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। चाहे मैं यहाँ पे 440 वोल्ट जो खतरे वाला साइन लगा होता है ना खंबे पे, मान लो उतनी भारी भरकम मैं यहाँ पे बैटरी लगा दूं 440 वोल्ट्स की, तब भी यहाँ पे द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर वुड बी जीरो, बिकॉज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। नाउ व्हाट अ मीटर ब्रिज इज। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, okay, where is it? Yeah, so now we have DPP में question number 5. Question number 5 says what is a meter bridge? मीटर ब्रिज जस्ट एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होता है। इसमें द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे ये जो नीचे वाले दो रेजिस्टेंसेस है R3 और R4, ये नहीं होते। ऊपर वाला स्ट्रक्चर पूरा सेम ही रहता है, नीचे दो रेजिस्टेंसेस की बजाय जस्ट एक वायर होती है, सिंपली एक वायर होती है L लेंथ की। और मीटर ब्रिज में क्या हो जाता है, ये जो वायर होती है वो होती है 1 मीटर की, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। इसको तुम 1 मीटर भी बोल सकते हो, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। सो एक 100 सेंटीमीटर की वायर होती है। अब ये कॉपर की वायर है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हर वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। वायर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तुम्हें प्रोवाइड करती नहीं है, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस इस वायर का भी होगा। तो वो जो यस रेजिस्टेंस होगा इस वायर का, लेट्स से दैट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज R ohm. So resistance of this wire is R ohm, and let's say the length of this wire is L meters. तो पर यूनिट लेंथ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज R डिवाइडेड बाय L। तो ये हो जाएगा R बाय L कि पर यूनिट लेंथ पे इसका कितना रेजिस्टेंस होगा। यस ठीक है, लेकिन इसको चलो एक बार भूल जाओ, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इस पे बाद में आते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कि एक हमने वायर लगा दी और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। अब यहाँ से हम ऊपर से गैल्वेनोमीटर एक लेके आ गए, यहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर लिया और एक वेरिएबल पॉइंटर था हमारा, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट राइट। तो हमने देखा कि इसको हमने यहाँ पे रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, और देखा कि हमने जब ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे पहुंच गया, लेट्स से यहाँ पहुंच गया, तो वहां पे जाके यहाँ पे जीरो रीडिंग आने लगी। मतलब कि यहाँ पे जाके गैल्वेनोमीटर ने जीरो शो कर दिया, मतलब इस पॉइंट पे आके यहां से जीरो करंट पास होना स्टार्ट हो गया। यस तो और इस पॉइंट को तुम मान लो क्या है, ये मान लो आ गया 70 पे, ये तुम्हारा 70 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। This simply tells you that your R1 ratio R2 should be equal to 70 ratio 30. 30 क्योंकि लेट्स से इस वायर की रेजिस्टेंस थी R ओम, ये कैसे आया 70/30? लेट्स से इस वायर की रेजिस्टेंस थी R ओम, तो पर यूनिट रेजिस्टेंस कितनी होगी इसकी, R बाय 100। और या
70 सेंटीमीटर्स की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R by 100 into 70. 70. So this would give me let's, अगर मैं इसको काट दूं, this would give me 7R by 10. और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R by 100 into 30. That would give me 3R by 10. Okay. Yes, Yeah. sir. And the ratio of 7R by 10 to 3R by 10, ratio of 7R by 10 to 3R by 10 would be 7 by 3. So ratio of R1 to R1 would be equal to 7 by 3. Okay. And this is the working of a meter bridge. ठीक है जी, तो इसको तुम नोट कर लो जल्दी से, फिर उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. सो बी पार्ट, दिस क्वेश्चन सेज कि एक मीटर ब्रिज में जो नल पॉइंट था वो हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर पे. तो ऑब्वियसली एक मीटर ब्रिज पे दो रेजिस्टेंसेस होंगे ऊपर ऐसे करके. सो दिस इज 1, दिस इज 2. लेट्स से दिस इज R1 एंड दिस इज R2. Okay. और यहाँ पे एक मीटर ब्रिज इस तरह से बना होगा. 40 सेंटीमीटर्स पे मेरे को नल पॉइंट मिल गया. तो इससे मेरे को क्या पता चलता है? इसको मैं R1 R2 रहने देता हूँ, PQ लिख लेता हूँ. ठीक है, ताकि बार बार मेरे को लिखना ना पड़े. P लिख लेता हूँ, दिस इज P, दिस इज Q. तो 40 सेंटीमीटर्स पे मेरे को नल पॉइंट मिल गया. तो इसका मतलब क्या है? P by Q is equal to, P by Q is equal to, tell me. P by Q is equal to 40 by 100. 40 by, if this is 40, this is 60. 40 by, 1 and 1. अभी अभी लिखा ना हमने मीटर ब्रिज में. Yes, sir. Yeah. So in a meter bridge, अभी हमारा 70 पे आया था ना नल पॉइंट, है ना? तो यहाँ पे 70 था और यहाँ पे 30 था. 30 था. तो फिर हमने क्या लिखा था? R1 by R2 is equal to 70 by 30. 7 by 3 हमने लिखा था, है ना? तो Yes, sir. यहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है 40 पे. 40 तो हम by इसको लिखेंगे P by Q should be equal to 40 30 by by 60. 60. So this should give me 3P is equal to 2Q. One equation. Yes, ओके. sir. मेरे को P और Q के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन पता चल गया. उसके बाद मेरे को क्वेश्चन में दिया when a 12 ohm resistor is connected in parallel to the second resistance. दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है उसके साथ मैंने एक 12 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में लगा दिया और मेरा नल पॉइंट शिफ्ट हो गया 50 पे. तो मतलब अब मैंने यहाँ पे पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगा दिया जिसकी वैल्यू थी 12 ओम. ओके. नाउ माय नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 50. 50. तो एक बार हम कैलकुलेट कर लें ये कितना आ जाएगा. दिस इज 12 ओम एंड Q ओम. तो इन दोनों का रिजल्टेंट वुड बी हाउ मच? 1 by R is equal to 1 by Q plus 1 by By 12. 12. हम्म, इसका हम एक बार LCM ले लेते हैं. So this will be 12 12. plus Q divided by 12Q. 12. So basically the resistance is going to be 12Q 12 by divided by 12. 12 plus Q. This is the second resistance. और पहला रेजिस्टेंस तो मेरे को पता ही है P. ये पहला रेजिस्टेंस P, ये दूसरा रेजिस्टेंस Q. ओके. और Yes, sir. मेरे को पता है नल पॉइंट इज कमिंग एट 50, मतलब रेशियो 1:1 है. तो 1. इसका मतलब कैन आई से P divided by this whole thing is equal to 50 by 50 which is equal to 1. 1. So can we also say that P is equal to 12 times Q divided by 12 plus Q. Yes, sir. Okay. और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है that P is equal to 2Q by 3. P is equal to 2Q by 3. है ना? Yes, sir. यहां से मैंने 2Q और 12Q को काट के लिख दिया 6. So I will have 18 is equal to 12 plus Q and Q is gonna be
6 ohm. And if Q is going to be 6 ohm, this means 3P is equal to 12 and P is Oh, equal to 4 ohm. ठीक है ना, समझ आया? yes, sir. एक बार नोट कर लो इसको और अच्छे से देख लो, कोई इशू तो नहीं है इसमें. एक मीटर ब्रिज में, let's say these are the resistances that you have. So the first resistance R1 is equal to 10 ohm और जो दूसरा रेजिस्टेंस है R2 वो 20 ओम है और Hmm. इसके पैरेलल में एक और लगा रखा है मैंने 20 ओम. तो बताओ नल पॉइंट कहां पे आएगा? एक मिनट सर. Okay, I'll just make a figure for you. 50 पे आएगा. Yes, the null point is going to be at 50. तुमने कैसे किया? 20 और 20 अगर पैरेलल में है तो वहां पे कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट 10. तो इधर भी 10 है, उधर भी 10 है. The ratio is 10 by 10, which is 1:1. So the null point is going to be at 50 centimeters. And this is what we call as meter bridge. और इसी मीटर ब्रिज को यूज करके हम एक डिवाइस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन तुम्हें कभी कभी बोर्ड के पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियोमीटर की वर्किंग समझाओ और पोटेंशियोमीटर होता क्या है. तो मीटर ब्रिज को यूज करके पोटेंशियोमीटर. ओके, सो एज द नेम सजेस्ट्स, जब भी हम किसी चीज के आगे मीटर लगा दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि थर्मामीटर ले आओ, तो थर्मामीटर का मतलब क्या है? द वर्ड थर्म मींस समथिंग रिलेटेड टू हीट और मीटर का मतलब क्या है? जो कोई चीज कुछ मेजर करता है. हम्म? मापने वाला. हाँ जी, मापने वाला, एग्जैक्टली exactly. अब हीट को मेजर करने वाला जो सब्सटेंस होता, जो टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको मैं बोलता हूँ थर्मोमीटर. एंड सिमिलरली आई हैव वेरियस एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल यू माइट हैव सीन अ लक्स मीटर. जब क्रिकेट मैच होता है और वहां पे लाइट कम हो जाती है तो अंपायर ऐसे हवा में कुछ करके देखते हैं ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो चेक करता है. लक्स मतलब कि ना, वो देखता है कि कितनी ब्राइटनेस है इस टाइम पे, रोशनी चेक करता है. ये वर्ड लक्स हैज कम फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ सर्टेन प्लेस. वो तो बाद में उसके बाद सोप आ गई थी लक्स, वो वर्ड भी वहीं से उठाया उन्होंने, लक्स, क्योंकि लक्स का एक्चुअल मतलब था ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और उसको मापने वाला मतलब मीटर, तो उसको हम बोल देते हैं लक्स मीटर. So the word says potentiometer. It has come from two root words, potential और meter. Potential को मापने वाला जो टूल है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. और पोटेंशियल किस चीज का होता है? एक बैटरी का होता है. बैटरी. और बैटरी ऐसी सी दिखती है थोड़ी सी यहाँ पे. ओके, एक जो मेरा ड्राई सेल होता है वो ऐसा सा दिखता है. ओके, ड्राई सेल में एक अंदर एक ईएमएफ होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. यही हम मेजर करेंगे, यही है इसका पोटेंशियल. ठीक है, और इसका एक होता है थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जिसको हम बोल देते हैं आर एन. ये हमने पिछली वाली क्लास में ऑलरेडी कर रखा है. तो यस इस सारे सब्सटेंस को हम कनेक्ट कर देंगे पोटेंशियोमीटर से. पोटेंशियोमीटर से हम इसको कनेक्ट कर देंगे और जो भी वैल्यू पोटेंशियोमीटर में आएगी वो हम बोल देंगे कि इसका ई वो आ गया. हम्म? लेकिन हम ये नया डिवाइस बना ही क्यों रहे हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना वोल्ट मीटर के बारे में. अगर यहाँ पे मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं, सिंपली एक सब्सटेंस लगा दूं वोल्ट मीटर, तो ये क्या करता है? तुम्हारी वोल्टेज पता करता है. यहाँ पे एक रीडिंग आएगी वोल्टेज की, उसको ये पता कर देता है वोल्ट मीटर. सो यस सर. हम पोटेंशियोमीटर को बना ही क्यों रहे हैं? हम सीधा वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज कर रहे? ओके, एंड द रीजन फॉर दिस इज, हम वोल्ट मीटर यहाँ पे क्यों यूज नहीं कर रहे कि अगर मान लो इसका पोटेंशियल है E विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट और ये आर एन है 1 ओम, तो हम यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये मेजर करेगा कि यहां से कितनी वोल्टेज पास होगी. ये एक खुद ही डिवाइस बन जाता है. वोल्ट मीटर एक खुद ही डिवाइस बन के सर्किट में लग जाता है और वो देखता है कि मेरे अक्रॉस कितनी वोल्टेज पास हो गई और वो तुम्हें उसका आंसर दे देता है कि ये है जी वोल्टेज आपकी. तो ये वोल्ट मीटर कैसे काम करेगा? यहां से अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल आ रहा है तो वो देखेगा मेरे अक्रॉस कितना चलेगा, वो उतना तुम्हें आंसर दे देगा. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी सी एरर आएगी क्योंकि ये आर इन भी तो है ना 1 ओम का. मान यस लो सर.
ये जो वोल्ट मीटर है, मान लो वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 9 ओम। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इज 9 ओम और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो 1. इस वायर में से करंट पासिंग वुड बी 1 एम्पेयर, है ना? Yes, sir. तो 1 एम्पेयर अगर करंट पास कर रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू 9 वोल्ट, Yes, sir. है ना? क्योंकि अगला जो 1 वोल्ट बच जाएगा वो यहाँ पे ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस पे। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 वोल्ट तो वो अंदर ही अंदर खा जाएगा। तो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग दे देगा दैट पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इज 9 वोल्ट, लेकिन ये एक्चुअली में सही स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि पोटेंशियल है हमारा 10 वोल्ट। That's all. और ये एरर हमारी क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी था सेल का। ओके Yes. इसीलिए तुम अपने डीपीपी में देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डोंट वी यूज अ वोल्ट मीटर टू मेजर द ईएमएफ? बिकॉज वोल्ट मीटर की रीडिंग में ऑलवेज यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एन एरर, बिकॉज जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो थोड़ी सी वोल्टेज को खाएगा। ओके इसको तुम्हें Yes. इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की उसको भी कुछ वोल्टेज जाएगी। तो वो अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग गलत आ जाएगी वोल्ट मीटर में। तो अब हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर बनता कैसे है। पोटेंशियोमीटर से हम कैसे रीडिंग मेजर कर सकते हैं किसी सेल की। अपना सेल वही रहने देते हैं कि उसकी ईएमएफ है कुछ ई और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इन। तो पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जिसकी हमें ईएमएफ मेजर करनी है हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कितने वोल्ट का होगा ये। मान लो 10-15 वोल्ट का होगा ये अप्रोक्सीमेटली। तो हमें उससे बड़े साइज की एक बैटरी लेनी है। व्हेन आई से बड़ा साइज, व्हाट आई मीन इज बड़ी वोल्टेज। Yes. सो आई वुड नीड अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट। मैं 50 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दी एक 50 वोल्ट की बैटरी। ओके इसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये मैंने खुद बनाई है बैटरी। तो ये मैंने 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी और इसको यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया एक मीटर ब्रिज के साथ। ओके ये 100 सेंटीमीटर मीटर का है ये, ठीक है 1 मीटर। तो अब तुम देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कितने पोटेंशियल पे है, +50। ये वाला पॉइंट है 0 पे। तो ये वाला पॉइंट भी +50 +50 +50 +50, ये वाला पॉइंट भी है +50 पे। और ये वाला पॉइंट 0 0 0 0 0 0 0, ये वाला पॉइंट इज एट 0। इसका मतलब ये जो सारी की सारी वोल्टेज है वो कौन खा गया, ये वायर। Fire. और वायर 50 वोल्ट वोल्टेज खा गई। अब वायर एकदम से तो वोल्टेज खाएगी नहीं, कि जैसे रेजिस्टेंस था कि तार जा रही है, तार में तो हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी वोल्टेज लॉस नहीं हुआ। देखो यहाँ पे +50 +50 +50 +50 है ना, हमने कंसिडर किया कोई भी वोल्टेज का लॉस नहीं है। लेकिन एकदम से जब रेजिस्टेंस आ गया हम बोलते हैं कि 6 वोल्ट लॉस हो गया। Yes. इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में तो क्या होता है कि वायर का जो वोल्टेज होता है वो हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। और बोलते हैं जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आ गया वो कट्ठी खा गया बैटरी, क्योंकि वो ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा खाता है। लेकिन यहाँ पे हमने लगाई रखी है एक तार। तो ये जो 50 वोल्ट वोल्टेज है जो ये तार कंज्यूम कर गई, तो ये वोल्टेज तार इक्वली डिवाइड कर लेगी अपने आप में। कि मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आते करंट, जब करंट यहाँ पे पहुंचा, ऐसा नहीं कि 50 वोल्ट वोल्टेज चलेगी है, वो पार्ट्स में कंज्यूम करेगी 50 वोल्ट वोल्टेज। तो बेसिकली अगर ये 100 सेंटीमीटर की है और ये 50 वोल्ट बैटरी कंज्यूम कर गया, सो बेसिकली 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर मतलब कि 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। जब करंट Yes. यहां पे पहुंचेगा 0.5 वोल्ट, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 लाइक दिस। ऐसे मेरी वोल्टेज कंज्यूम होगी टोटल 100 पार्ट्स में। अगर हम इसको डिवाइड करें तो टोटल 50 वोल्ट मेरी बैटरी कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, सही है अभी तक? Yes, sir. ओके लेकिन मेरा क्वेश्चन तो था कि मेरे को पोटेंशियोमीटर बनाना है, और पोटेंशियोमीटर क्या करता था, इस सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करेगा। ये सेल तो अभी तक कहीं पे आया ही नहीं, हम तो अपना ही कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। हम्म, तो इस सेल को हम अभी कैसे लेके आएंगे,
हम यहाँ पे ये वाला सेल रख देंगे जिसकी ईएमएफ है समवेयर क्लोज टू 10 वोल्ट, और इसको हम यहां से कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ आर इन, और यहां से हम एक पॉइंटर लेके आएंगे जिसको हम पॉइंट कराएंगे ताकि इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आनी स्टार्ट हो जाए 0। ओके, आई रिपीट, अभी मैंने क्या बोला। उसके बाद हम अपना सेल लेके आएंगे जिसकी हमें ईएमएफ मेजर करनी है, ये हमें पता नहीं, ठीक है, 10 वोल्ट मैंने एग्जांपल ली थी, ये ईएमएफ हमें कैलकुलेट करनी है, हमें पता नहीं है, तो ये उसकी ई है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और मैं इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दूंगा कि ये वाला पॉइंट पॉजिटिव ई में, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव ई पोटेंशियल, ये भी पॉजिटिव ई, पॉजिटिव ई, पॉजिटिव ई, पॉजिटिव ई, पॉजिटिव ई, यहां तक वी हैव पॉजिटिव ई। busy. दिस इज 0, ये वाला पॉइंट 0 पोटेंशियल पे, ये भी 0 0। अब दिस गिल्वेनोमीटर रीड्स 0 एम्पेयर, इसका मतलब इस तार में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस तार में से Yes, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे अगर तुम अप्लाई करोगे V इज इक्वल टू आई आर, सो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज इज 0। ठीक है, हमने yes, sir. पॉइंटर को एडजस्ट इस तरीके से कर दिया ताकि इसमें कोई करंट पास ना करे। So now this point is at zero potential, zero potential, 0 0 0 0 0 0 0, यहां तक भी this point is at zero potential। Yes, thank you. तो ये पॉइंट था जीरो पोटेंशियल पे, ये पॉइंट है ई पोटेंशियल पे। तो अगर मेरे को पता चल गया कि नल पॉइंट कहां पे आ गया, मान लो यहां पे आ गया 20 पे, नल पॉइंट आ गया 20 पे, तो मुझे पता है कि मेरी तार 20 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज खा जाएगी। सो वोल्टेज इज 50 वोल्ट पर 100 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर में कितनी खा जाएगी, 50 अपॉन 100 Yes, 100. इंटू 20 विच गिव्स मी 10 वोल्ट। इसका मतलब ये जो मेरी बैटरी है दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। Yes, sir. ओके, सो समझ आया, ठीक था। Yes, sir. ओके, इसको तुम नोट करो, उससे पहले हम ना 2-3 लूप्स में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के देखते हैं। एक तो इस लॉ लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, ए ई, दिस इज ए ई एफ जी, इस लूप में ए ई एफ जी में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। सो इन लूप ए ई एफ जी, लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो ए से जब ई की तरफ जा रहे हैं तो कोई भी वोल्टेज राइज ड्रॉप नहीं है, लेकिन Yes, जब sir. ई से एफ की तरफ में गया यहां पे, इस 20 सेंटीमीटर में वोल्टेज ड्रॉप Drop हो गया, और कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 10 वोल्ट। 10 volt. सो वोल्टेज ड्रॉप इज 10 वोल्ट। फिर उसके बाद हम यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप या राइज होगा, नहीं क्योंकि होगा, देर इज, नहीं होगा, बिकॉज देर इज नो करंट फ्लोइंग इन oh, दिस वायर। यस, करंट ही नहीं होते. गैल्वेनोमीटर 0 शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमने अरेंजमेंट इस तरीके से किया, उसको हमने नल पॉइंटर को सेट कर दिया कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो ना करे, तो मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज राइज या फिर ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो अभी Yes, तक सिर्फ एक ड्रॉप हुआ है यहाँ पे 10 वोल्ट का, और फिर यहाँ पे आगे जाके वोल्टेज राइज होगा छोटे rise of पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल की तरफ, और ये कितना राइज होगा, जितना यहाँ 10. पे फॉल हुआ है। सो दिस बैटरी इज 10 वोल्ट्स। Yes, sir. ओके, ओके, अगर तुम यहाँ पे भी किरचॉफ्स लॉ लगा के देखना चाहते हो, लेट्स से दिस इज एक्स ई ओ, ओके, एक्स ई वाई सी, इस लूप में एक्स ई वाई सी, तो एक्स से लेके ई तक देयर इज नो वोल्टेज राइज, नो वोल्टेज ड्रॉप, और उसके बाद यहाँ पे देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 50 50, वोल्ट्स। फिर तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देयर इज अ वोल्टेज राइज ऑफ 50 वोल्ट्स। 50. ओके, अगर और ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ 50 वोल्ट, अगर तुम्हें पार्ट्स में देखना है तो यहां तक कितना ड्रॉप हो गया, 10 वोल्ट, फिर आगे कितना ड्रॉप हो गया, 40 वोल्ट्स, और फिर वो इकट्ठा 50 वोल्ट यहाँ पे राइज हो गया। ओके, एंड दिस Yes. इज व्हाट अ
पोटेंशियोमीटर इज, तो इसकी तुम वर्किंग एक बार अच्छे से लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ डिवाइस which is used to measure the EMF of a cell. फिर उसके बाद how does it work, इस तरीके से ये काम करता है। All right, so question number 8, ठीक है, उसी पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज को यूज करके क्वेश्चन है that a 10 meters long wire of resistance 20 ohms, एक वायर है 10 मीटर की। सबसे पहले तो डायग्राम बनानी बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा यार पूरी स्टेटमेंट को। सो 10 meters long wire और इसकी रेजिस्टेंस इज गिवन टू मी एज 20 ohms। नाउ फिर हमने क्या किया इसके साथ, इट इज कनेक्टेड टू अ 5 वोल्ट बैटरी with internal resistance 480. 48, 480. This is 5 volt battery and connected to an internal resistance which is 480 ohms. ठीक है, when another battery, अच्छा अगली लाइन पढ़ने से पहले इसका भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता है अगली लाइन में हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे बैटरी लेके आएंगे और उसको यहाँ पे नल पॉइंट उसका टच करवा देंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि इस वायर में से करंट कितना फ्लो करेगा। सबसे पहले तो इस तार में से करंट कितना फ्लो करेगा, तो उसके लिए मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ये 480 ओम और ये 20 ओम, तो दोनों आपस में मिला के कितने हो गए, 500 ओम, 500. है ना, क्योंकि दोनों सीरीज में है। ये Yes, sir. सीरीज में क्यों है, क्योंकि जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस के बीच में से, वही करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। और हमने क्या देखा था कि जब भी दो रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट फ्लो कर रहा हो तो वो सीरीज में होते हैं। तो इस सर्किट का अगर मेरे को इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो मैं बना दूंगा कि ये 5 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस है 500 ओम। तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट वुड बी इक्वल टू 5 would be equal to 500 into I. So I comes out to be 1 by 100 which is equal to 0.01 ampere. ठीक है? Yes, sir. So current flowing through this wire is 0.01 एम्पेयर। ठीक है जी, करंट मेरे को पता चल गया 0.01 एम्पेयर, इतना तो आ गया। अब यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। Wire के across पे हाँ, वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओम और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 0.01, तो वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप का, है ना, सही है ना। ओ, सही है ना। सो करंट फ्लोइंग इज 0.01 multiplied by 20. 20. This gives me 0.2 volt, है ना, Yes, sir. सही लिखा ना मैंने। Yes, sir. ओके, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V is equal to IR, so voltage drop would be 0.01 multiplied by 480 which gives me 4.8 वोल्ट। तो अगर मैं क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊं तो यहाँ पे 5 वोल्ट राइज हुआ और वो कहाँ कहाँ पे लूज हो गया, 0.2 वोल्ट तो तार में लूज हो गया और फिर उसके बाद 4.8 वोल्ट यहाँ पे लूज हो गया। मतलब मेरा वैलिड है 0.2 प्लस 4.8, ये दो ड्रॉप हो गए और राइज कितना होगा 5 वोल्ट। ओके, सही है ना, इट्स गुड सो फार ना, ठीक है ना रिद्धिमा। Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें स्टेटमेंट में लिखा गया when another battery is connected in parallel the potentiometer got balanced at 6 meter। यहाँ पे जब हमने एक और बैटरी लगा दी, इसका ईएमएफ हमें पता नहीं, मेरे को कैलकुलेट करना है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। नाउ दिस होल थिंग गॉट बैलेंस्ड एट 6 मीटर्स। यहाँ पे अगर ये 6 था तो इधर ये हो जाएगा 4। मेरे को पता करना है कि इस बैटरी का ईएमएफ कितना है। ठीक है,
तो Yes. यहाँ पे अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर होता उसमें रीडिंग तो 0 आ जाती, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो तो इनसिग्निफिकेंट है। तो Yes, इस sir. ऊपर वाले लूप में अगर मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊं तो वहां से मैं बोल सकता हूं दैट E is the voltage rise which is equal to the voltage drop। यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 6 मीटर में, ठीक है। Yes, sir. तो 6 मीटर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? पूरी की पूरी तार में वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0.2। voltage drop in the entire wire is 0.2। voltage drop per unit length is 0.2 by 10 Into cube 6. into 6, very good, into 6, so this should give me Point 0.12 12. volt, and this is the EMF of this cell। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना है। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जितना भी आ गया, फिर हम देखेंगे ये कहाँ पे बैलेंस हो रहा है। लेट्स से ये 7.5 पे बैलेंस हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से। ठीक है ना? Yes. ओके, यू कैन टेक अ मिनट, लिख लो इसको, एंड देन विल डू द 9th एंड द 10th क्वेश्चन। स्टेट द मैक्सिमम पावर थ्योरम। With this we are coming to the second last question, और second last question में हमें करना पड़ेगा मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सबसे पहले तो तुम्हें पावर का फॉर्मूला याद है क्या होता है? 10th क्लास में हमने किया था। सो पावर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर कैन बी रिटन एज वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज इनटू करंट को हम बोलते हैं पावर। और तुम्हें पता है वोल्टेज कैन बी रिटन एज आई आर, सो दिस कैन बी आई आर इनटू आई, or this could also be written as I square R। Okay, so power के तुम्हारे पास दो formulas हैं, power is equal to VI और power can also be written as I square R। R. ठीक है, अब मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक सेल दे रखा है तुमको, इसकी EMF है E और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R in, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, तुम इसको चेंज कर सकते हो, तुम इसको 1 ओम 2 ओम, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, तुम इसको घुमा सकते हो, तुम इसको चेंज कर सकते हो 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम। तो इसको मैं लिख रहा हूँ x, वाई एक्स, बिकॉज मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। नाउ माई क्वेश्चन इज कि मैं इस x को कहां तक रखूं, मैं इस x को कितना करूं ताकि इस x में से मैक्सिमम पावर फ्लो करे। ओके, द क्वेश्चन इज, एक सर्किट दे रखा है मेरे को, उसमें बैटरी है ई वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर एन, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है मेरे पास जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्स। X. और मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक्स को वेरी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, तो मैं एक्स को कितना रखूं, या फिर मैं आर रख दूंगा, आर इन के इक्वल कर दूंगा, या 2R कर दूंगा, 3R कर दूंगा, मैं कितना एक्स करूं सो दैट द पावर फ्लोइंग थ्रू एक्स शुड बी मैक्सिमम। Maximum. तो एक Okay. बार हम फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं पावर का। सो आई नो, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है, सो आई नो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये मेरा वहां से फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर। तो इस क्वेश्चन में पावर फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज आई स्क्वायर आर। पहले तो आई निकाल लें, आई कितना फ्लो करेगा इस वायर में से, इसके अंदर से आई कितना फ्लो करेगा, करंट। 100. V by R. मतलब it is um, E upon R. R in plus X. E अपॉन आर एन प्लस एक्स, ठीक है जी। तो ये तो आ गया आई, मेरे को क्या चाहिए, आई का स्क्वायर, तो मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूं। Yes, sir.
और फिर उसके बाद ये r कितना है, r इज X. दिस x, ठीक है। Yes, ओके, sir. नाउ ये आर एन को मैं जस्ट आर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को बार Yes. बार इन लिखना पड़ रहा है। तो ये तुम्हें पता है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका आर। ओके, इसको अगर हम थोड़ा सा खोल के लिखें, सो दिस शुड गिव मी ई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू आर प्लस एक्स रेज टू द पावर -2। ये आ गई मैक्सिमम पावर। सो मैक्सिमम पावर, नॉट मैक्सिमम, ये आ गई पावर। और इसमें अभी एक वेरिएबल है, ई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, लेकिन इसमें एक्स अभी वेरिएबल है। तो जब भी तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा होता है, उसमें अगर मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फंक्शन की, सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज वी डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड पुट इट इक्वल टू 0। यही करते हैं ना Yes, हम, sir. है ना। Yes, sir. तो हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, विल कैलकुलेट dp बाय dx, dp by dx करेंगे ना, so we'll differentiate power with respect to this resistance, और जो Yes. भी वैल्यू आएगी हम उसको 0 पुट कर देंगे और देखेंगे x की वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। Okay. सम, इज दिस मेकिंग सेंस? यस, Yes, sir. ऑलराइट। चलो जी, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ई स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, वो तो कॉमन ही निकल जाएगा। हम्म, उसके बाद Yes, sir. वी हैव x टाइम्स another function। अब तुमने डिफरेंशिएशन कर रखी होगी ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, let's say you have two functions fx Fx. and gx। तो Yes. इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, fx Fx into into differentiation of expression of gx dx. plus gx into differentiation of fx। Fx. हम्म, तो हम भी यहाँ Yes. पे यही करेंगे। पहले हम लिखेंगे fx मतलब कि x Mhm. into differentiation of this, differentiation of r plus x raised to the power -2 should give you -2 Minus 2 divided by r plus r plus x x whole cube। whole cube. ठीक है, ये तो आ गया fx into differentiation of gx। ओके, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ऊपर -2 Yes, था, sir. तो -2 मैंने आगे ले लिया और इसकी पावर बन गई r plus x raised to R the power plus x -3, तो मैंने minus उसको 3. नीचे लिख दिया। नाउ नेक्स्ट इज, हमने कर दिया fx मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ gx। Dx. अब हमें चाहिए प्लस Dx. gx which is r plus x R raised plus to the x power plus -2 minus 2. into differentiation of x। x X. की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1. x की डिफरेंशिएशन इज 1। 1. ऑलराइट, ओके, काफी कुछ हो गया जी। अब इसमें से क्या करते हैं, एक कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है अंदर। तो यहां से ये r प्लस एक्स रेज टू द पावर -3 है ना, तो यहां से Yes. मैं r प्लस एक्स रेज टू द पावर -2 यहाँ पे R भी है, r प्लस plus एक्स टू द पावर -2 यहाँ पे भी है। यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ई स्क्वायर e square इंटू आर r प्लस एक्स रेज टू द plus पावर -2 minus मैंने कॉमन निकाल लिया। ओके, तो यहाँ पे अंदर मेरे पास बच जाएगा x, x यस, x डिवाइडेड minus बाय r r plus x प्लस x, ऊपर कितना रह गया, सही बता रही थी तुम, -2 minus 2 और plus 1. +1। वेरी गुड, +1। ये x इंटू माइनस, सही किया ना सब कुछ, हाँ। इसको Yes, sir. -2x लिख दूं, x इंटू -2 को। Yes, sir. ओके, सो दिस इज -2x। ओके, एक काम करें, एलसीएम ले लें। Yes, sir. यहाँ पे 1 की जगह मैं लिख देता हूँ r प्लस R एक्स plus x और r प्लस एक्स। plus x. तो ये बन गया मेरे पास r प्लस एक्स -2x, मतलब कि r माइनस एक्स, है ना। Yes, sir. और नीचे बन गया r प्लस एक्स। R plus x. तो ये पूरे को काट के लिख देते हैं हम, r माइनस एक्स R डिवाइडेड बाय minus r प्लस एक्स, R plus x. r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय r R plus प्लस x. एक्स।
ओके काफी कुछ हो गया। ऑल राइट ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें चाहिए कि ये वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये 0 होगा तब माय पावर विल बी मैक्सिमम। Yes, sir. ठीक है, जब ये 0 होगा तब माय पावर वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम। नाउ अब ये 0 होने के लिए या तो ये वाला पार्ट 0 ई स्क्वायर, या फिर ये सेकंड वाला पार्ट 0 आर प्लस एक्स रेज टू द पावर -2, या फिर ये थर्ड वाला पार्ट 0। ओके, इन तीनों में से कोई एक चीज 0 होगी। Yes, sir. ओके, और नाउ आई वांट टू टेल यू, अच्छा हमें ये नहीं चाहिए ना। ओके, अब इसमें तुम्हारा ई स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई बैटरी है जिसमें कोई ईएमएफ है, वो ईएमएफ कभी 0 वोल्ट नहीं हो सकती है ना। Yes, तो sir. तुम्हारा ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया कि ई स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता। सेकेंडली, r plus x raised to the power -2 gives you 1 plus 1 r plus plus half x of का x. होल स्क्वायर। ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। हुँ? क्यों? क्योंकि ये r की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया इसकी भी वैल्यू कुछ होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Yes, sir. इन दोनों का सम भी कुछ वैल्यू होगा 5 6 7 8 9। तो Yes. r plus x का होल स्क्वायर, एनीवेज इफ यू हैव अ टर्म लाइक दिस 1 plus k, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है ना। Yes, sir. 0 होने के लिए ऊपर तुम्हें 0 चाहिए। इसका मतलब ये वाली टर्म भी कभी 0 नहीं हो सकती। यस, तो Yes, sir. जो हमारी टर्म 0 हो सकती है दैट इज r minus x One divided by r plus x. So r minus x divided by r plus x is equal to 0, 0. which means अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r plus x multiplied by 0 आगे जाके 0 हो जाएगा। दिस Yes. मीन्स r minus x is equal to Minus x 0. equal 0. This means x is equal to R. r. So your maximum power theorem states that कि जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस वेरिएबल रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम पावर फ्लोज when the value of this variable resistance is equal to the internal resistance of the cell. Okay, so the statement is Yes. maximum power theorem states that in an electrical circuit, the maximum value of power that flows through the variable resistance is when the value of this resistance is equal to the internal resistance of the cell. Okay, Yes, sir. okay, take your time, लिख लो इसको। Part says, question number 10, A part says, maximum power x में से कब flow करेगी when x is equal to the internal resistance of the battery. So internal resistance कितनी है? 1 ohm. So your x would be equal to 1 ohm. 1. My next question is, when would maximum current, अब इन्होंने change कर दिया, maximum current flow कब करेगा x में से? बताओ। Mm, 1 minute, sir. Yeah. Ten Maximum current is 10 ampere. ampere. And that maximum current is when x is how much? Sir, 10 ohm. Oh, you want x to be 10 ohm? No, 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 wait. No, no, no. x 10 ohm नहीं होगा। करंट जो इसमें से फ्लो करेगा वो होगा मैक्सिमम 10 एम्पेयर, पर x की वैल्यू अलग होगी।
So 1 x should be equal to 1 ohm. ohm. ओके बता दो क्या सोचा कैसे किया? So voltage है 10 ohm का हाँ हाँ and करंट अगर मैक्सिमम 10 है हाँ तो V is equals to IR, then R is equals to 10 by 10 1. नो अब अच्छा ये इस वाले केस में बता दो, तुमने 1 ओम का रेजिस्टर रख दिया यहाँ पे, ये भी 1 ओम का था, अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? एक मिनट सर फिर से पूछिए ना आपने वो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। अच्छा बाकी सब कुछ छोड़ दो, ये जो तुमने 1 ओम बताया ना x, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? V इज इक्वल टू आई आर लगा के। सर एक मिनट हम्म, पूरे टोटल सर्किट में हम्म, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2 हाँ ओम हाँ एंड वोल्टेज है 10 तो करंट फ्लो होगा 5. करंट फ्लो करेगा 5 एम्पियर। सर नाउ ये लेकिन x 1 ओम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ। सो मेरे को ये पता है वोल्टेज इज 10 ओम और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज 1 प्लस प्लस एक्स और वोल्टेज इज 10 10। ओके मैं यहाँ पे 10 ही लिख रहा हूँ। सो 10 इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस इनटू करंट। ओके नाउ मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है दैट आई वांट द मैक्सिमम करंट। Now, if I want my I to be maximum, that इंटीग्रेट means my 1 plus x should be minimum. यस सर क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोल दूं xy is equal to 10. So for maximum x, y should be minimum. यस सर Similarly, the product of these two things, 1 plus x and I, is constant 10. We want the maximum current. For the current to be maximum, 1 plus x should be minimum, and 0 1 plus x will be minimum when x is equal to 0. 0 Okay, say that. यस Now C यस सर part is, in which case the minimum current will flow through x. अब इस केस में we want current to be minimum. For current to be minimum, your 1 plus x should be maximum. And for 1 plus x to be maximum, you will take this x is equal to, 9 ohm why 9? Take infinity, no? है ना, infinity लगा दो पूरा, कोई ऐसा मटेरियल लगा दो जो बहुत ज्यादा तुम्हें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये लगा दो तुम प्लास्टिक का डस्टर, अपने अंदर से करंट को पास ही नहीं होने देगा, क्योंकि हमने देखा था ना कितनी ज्यादा यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी देखी थी ना उस दिन हमने, कितनी ज्यादा थी इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू थी 10 रेज टू द पावर कुछ 23 के आसपास। यस सर तो इसकी तुम अगर रेजिस्टिविटी लगा दो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 23, तो इन दोनों का सम कितना बन जाएगा 10 रेज टू द पावर 23 प्लस 1, मतलब कि बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो करंट पासिंग विल बी वेरी वेरी लो। और अगर यस मैं बोल दूं कि मैंने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि तुमने भाई तार ही हटा दी यहां से, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती कि यहां से करंट पास ही नहीं हो सकता। सो नाउ दिस रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट एंड माय करंट वुड बी इक्वल टू 0. 0 Okay, so for यस maximum power my resistance should be equal to the internal resistance, and for maximum current my resistance should be minimum, and for minimum current my resistance should be maximum. All good. यस